तो हेलो दोस्तों, तो आज के इस वीडियो में मैं द ओल्ड गार्ड नाम की एक एक्शन फैंटेसी मूवी को एक्सप्लेन करूंगा। ये मूवी रिसेंटली 10 जुलाई 2020 को रिलीज़ हुई है। इसकी IMDb रेटिंग है 6.8 स्टार आउट ऑफ 10 और इसका मेटाक्रिटिक स्कोर 70 है। और क्योंकि मूवी काफ़ी नई है तो हो सकता है कि फ्यूचर में इसकी रेटिंग चेंज हो। अगर आपने एक्सट्रैक्शन और वुल्वरीन जैसी मूवी देखी है तो ये मूवी आपको काफ़ी पसंद आएगी। तो चलिए अब सीधा एक्सप्लेनेशन की शुरुआत करते हैं। तो ये मूवी 4 एंशिएंट वॉरियर्स पर बेस्ड है जिनके पास कमाल की हीलिंग एबिलिटी है। इन वॉरियर्स के नाम हैं एंडी, बुकर, जो और निकी। एंडी इन सभी की लीडर होती है और इनका काम होता है इंसानी सभ्यता की रक्षा करना। तो फिल्म की शुरुआत में हम एंडी को देखते हैं जो बुकर से काफ़ी टाइम बाद मिल रही होती है। बुकर ने एंडी को इसलिए बुलाया था क्योंकि उन्हें एक नया काम मिला था। बुकर बताता है कि जेम्स कोपले नाम के एक आदमी ने उन्हें कुछ लोगों को छुड़ाने का काम दिया है जिन्हें साउथ सूडान में किडनैप करके रखा गया होता है। एंडी इस काम को करने से मना कर देती है क्योंकि उन्हें अपनी आइडेंटिटी सीक्रेट रखनी थी और वैसे भी वो जेम्स कोपले के लिए पहले भी एक बार काम कर चुके थे। और एंडी का ये मानना था कि उन्हें किसी भी आदमी के लिए एक बार से ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, नहीं तो उनकी आइडेंटिटी रिवील होने का खतरा बढ़ जाता है। एंडी जो और निकी से भी मिलती है और डिस्कशन के बाद वो डिसाइड करते हैं कि वो कोपले से एक बार बात ज़रूर करेंगे। कोपले पहले एक CIA एजेंट हुआ करता था, लेकिन उसकी वाइफ की डेथ के बाद उसने ये सब छोड़ दिया। कोपले उन्हें बताता है कि साउथ सूडान में 17 बच्चों को किडनैप करके रखा गया है और क्योंकि अब बच्चों की बात थी इसलिए एंडी ये काम करने के लिए मान जाती है। एंडी अपनी टीम के साथ साउथ सूडान पहुंचती है और सीधा किडनैपर्स के बेस पर जाती है, लेकिन वहां पर उसे कोई नहीं मिलता है। इनफैक्ट वहां पर कुछ गनमैन छुपे हुए थे जो उन चारों पर हमला कर देते हैं। गन फायर के कारण वो चारों अनकॉन्शियस होकर नीचे गिर जाते हैं। सभी गनमैन को लगता है कि वो चारों मारे जा चुके हैं, लेकिन एकदम से उन चारों के घाव ठीक होने लगते हैं और वो रिकवर होने के बाद उन सभी गनमैन को मार डालते हैं। इन सभी को कोपले कैमरा के थ्रू ऑब्जर्व कर रहा होता है और वो इनकी फुटेज को सेव कर लेता है। एंडी समझ जाती है कि ये सब उन्हें फंसाने की साजिश थी और इसीलिए वो अपनी टीम के साथ वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद हमें अफ़गानिस्तान का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं नाइल नाम के एक सोल्जर को जो अपने मिशन पर होती है। इसी मिशन के दौरान वो एक टेररिस्ट को शूट कर देती है और जब वो उसकी जान बचाने की कोशिश करती है तभी वो टेररिस्ट एक चाकू की मदद से उसका गला काट देता है। नाइल के साथी उसे तुरंत ही कैंप ले जाते हैं और सबको लगता है कि अब वो नहीं बचेगी। दूसरी तरफ हम एंडी और उसके साथियों को देखते हैं जो एक ट्रेन में छुपकर कहीं जा रहे होते हैं। ट्रेन में सोते वक्त उन्हें नाइल के साथ हुए हादसे का सपना आता है। वो चारों समझ जाते हैं कि उनकी टीम में एक नई मेंबर आने वाली है। असल में जब भी किसी इंसान को ये सुपर एबिलिटी मिलती है तो इन सभी वॉरियर्स को ड्रीम के थ्रू उसके बारे में पता चल जाता है। एंडी डिसाइड करती है कि वह अफ़गानिस्तान जाकर नाइल को ले आएगी और तब तक बुकर, जो और निकी फ्रांस जाकर कोपले को कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच नाइल को भी उन चारों के सपने आ रहे होते हैं और उसके गले पर लगी चोट पूरी तरह ठीक हो चुकी होती है। नाइल के साथ ही इस बात से काफ़ी सरप्राइज्ड होते हैं कि इतनी गहरी चोट सिर्फ कुछ ही घंटों में ठीक हो गई है। मीनवाइल हमें लंदन का सीन दिखाया जाता है और हम स्टीवन मैरिक नाम के एक साइको साइंटिस्ट को देखते हैं जो मैरिक फार्मेसी का CEO होता है। मैरिक इंसानों की उम्र बढ़ाने से रिलेटेड लेक्चर दे रहा होता है और वहाँ पर हम कोपले को भी देखते हैं। लेक्चर के बाद कोपले उन्हें उन 4 वॉरियर्स की फुटेज दिखाता है। मैरिक उसे उन सभी को पकड़ कर लाने के लिए कहता है ताकि वो लैब में उन पर रिसर्च कर सके। कोपले बताता है कि वो काफ़ी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं और उन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल है। इस बात पर मैरिक उसे टीम की मदद लेने के लिए कहता है। दूसरी तरफ नाइल के साथी उसके साथ काफ़ी स्ट्रेंज बिहेव कर रहे होते हैं और उसका सर्जेंट उसे आगे की टेस्टिंग के लिए जर्मनी जाने का ऑर्डर देता है। नाइल जब जर्मनी जाने के लिए तैयार होती है तभी एंडी वहाँ पर आ जाती है और वो नाइल को बेहोश करके अपने साथ ले जाती है। वो दोनों जब कार से वापस जा रहे होते हैं तभी नाइल की आँख खुलती है और वो कार से बाहर कूद जाती है। नाइल वहाँ से भागने की कोशिश करती है लेकिन एंडी पीछे से उसके सर पर शूट कर देती है। सर पर गोली लगने के बाद भी उसके घाव अपने आप ठीक हो जाते हैं और वो एंडी के साथ चलने के लिए तैयार हो जाती है। आगे का सफ़र वो लोग प्लेन से करने वाले थे। प्लेन में एंडी और नाइल के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है और एंडी नाइल का एक हाथ और एक पैर तोड़ देती है, लेकिन हम देखते हैं कि उसकी टूटी हुई हड्डी जुड़ जाती है और जितनी भी चोट उसे लगी है वो सब ठीक हो जाती है। नाइल ये सब देखकर काफ़ी सरप्राइज्ड और परेशान होती है क्योंकि उसके लिए ये सब काफ़ी नया था।
इसके बाद एंडी उसे फ्रांस में अपने सीक्रेट बेस पर ले जाती है, जहाँ पर वो टीम के बाकी मेंबर्स से भी मिलती है। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि एंडी इन सब में सबसे बड़ी है और नाइल से पहले इनकी टीम में जो साथी आया था वो बुकर था, वो भी 1812 में, यानी कि लगभग 200 साल पहले। और अभी लगभग 200 साल बाद इन्हें कोई नया साथी मिला है। हमें ये भी पता चलता है कि ये सब लोग अमर तो हैं, लेकिन सिर्फ टेम्पररी टाइम के लिए, और एक टाइम आएगा जब इन सब के घाव भरने बंद हो जाएंगे। एंडी अपने एक साथी के बारे में बताती है जो एक जंग के दौरान इसी कारण से मारा गया था। नाइल को एंडी के सबसे पहले साथी के बारे में भी पता चलता है, जिसका नाम क्विन था। एंडी और क्विन ने साथ में कई लड़ाइयाँ लड़ी थी। एक बार वो दोनों कुछ ऐसे लोगों की मदद कर रहे थे जिन पर ब्लैक मैजिक करने का झूठा इल्ज़ाम लगा था, पर प्रीस्ट उन दोनों पर ही इल्ज़ाम लगा देता है कि वो भी ब्लैक मैजिक करती हैं। उन्हें कई बार मारने की कोशिश की गई थी, लेकिन हर बार उनके घाव अपने आप ठीक हो जाते थे। प्रीस्ट को लगता है कि वो दोनों साथ में बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं, और इसलिए वो क्विन को एक लोहे की कॉफिन में बंद करके समुद्र में फेंक देता है, और आज भी यानी कि 500 साल बाद भी वो पानी में कैद है। एंडी खुद को इन सब चीज़ों का जिम्मेदार मान रही होती है। एंडी और नाइल जब बाहर बात कर रहे होते हैं, तभी मैरिक के आदमी उनके सीक्रेट बेस पर हमला कर देते हैं और वो जो और निकी को पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन वो बुकर को काफ़ी घायल करके वहीं पर छोड़ देते हैं ताकि वो एंडी को भी पकड़ सकें। बुकर को काफ़ी टाइम लग रहा होता है रिकवर होने में, लेकिन उसके घाव धीरे धीरे भरने लगते हैं। इसके बाद एंडी अकेले ही मैरिक के सारे आदमियों को मार डालती है, लेकिन इसी बीच उसके कंधे पर एक चोट लग जाती है। आगे जाकर हमें पता चलता है कि एंडी के घाव अब ठीक नहीं हो रहे हैं और अब बस वो एक आम इंसान है, लेकिन एंडी ये बात किसी को नहीं बताती है। दूसरी तरफ मैरिक जो और निकी पर काफ़ी खतरनाक एक्सपेरिमेंट्स करवा रहा होता है ताकि उसे उनके जेनेटिक कोड के बारे में पता चल सके। कोपले को ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता था कि इन सभी वॉरियर्स को टॉर्चर किया जाए। इसके बाद बुकर कोपले की करंट लोकेशन का पता लगा लेता है, लेकिन नाइल उसके साथ जाने के लिए इनकार करती है। इसी कारण से एंडी नाइल को एक गन देके आज़ाद कर देती है। नाइल वहाँ से चली जाती है और एंडी और बुकर अकेले ही कोपले के बेस पर जाते हैं। नाइल जब आधे रास्ते पर पहुंची ही होती है, तभी उसे पता चलता है कि एंडी ने जो गन उसे दी थी वो नकली है, और उसे याद आता है कि एंडी को ये गन बुकर ने दी थी, विच मीन्स कि बुकर शुरू से ही एंडी और उसकी टीम को धोखा दे रहा है। ये बात पता चलते ही नाइल एंडी की हेल्प करने के लिए वापस आने का फैसला करती है। दूसरी तरफ एंडी और बुकर कोपले के बेस पर एंटर करते हैं और हमें पता चलता है कि कोपले के पास सभी इमॉर्टल वॉरियर्स की सारी इन्फॉर्मेशन है। एंडी जब कोपले से बात कर ही रही होती है, तभी बुकर उसे पीछे से शूट कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि एंडी अभी भी इमॉर्टल है और उसके घाव फिर से ठीक हो जाएंगे। बुकर ने एंडी और उसकी टीम को इसीलिए धोखा दिया क्योंकि वो हमेशा अमर रह के थक चुका था। उसके सभी दोस्त और परिवार वाले पहले ही मर चुके थे। इनफैक्ट एंडी भी यही चाहती थी कि उनकी इमॉर्टलिटी ख़त्म हो जाए, लेकिन जब उसे पता चलता है कि एंडी के घाव भरने बंद हो गए हैं, तब उसे अपनी गलती का एहसास होता है। इतने में मैरिक के आदमी आकर एंडी को पकड़ लेते हैं। कोपले बोलता है कि क्योंकि एंडी अब अमर नहीं है, इसलिए वो मैरिक के किसी भी काम की नहीं है, लेकिन फिर भी मैरिक एंडी और बुकर दोनों को पकड़ के ले जाता है। मैरिक के चले जाने के बाद नाइल वहाँ पर आती है और वो और कोपले डिसाइड करते हैं कि वो सभी वॉरियर्स को छुड़ाएंगे। नाइल और कोपले मैरिक के बिल्डिंग में जाते हैं और वो सभी वॉरियर्स को छुड़ा लेते हैं। इसके बाद वो सभी मिलकर मैरिक की पूरी सिक्योरिटी टीम को मार डालते हैं और आखिर में नाइल मैरिक को मार डालती है। ये सब होने के बाद एंडी बुकर को एज अ पनिशमेंट 100 साल के लिए उन सभी को कांटेक्ट करने के लिए मना करती है। इसके बाद सीन कट होता है और बुकर को छोड़ के बाकी चारों वॉरियर्स कोपले से मिलते हैं। कोपले उन्हें बताता है कि पिछले 100 सालों में उन्होंने जितने भी लोगों की मदद की है, उनमें से कई लोगों ने आगे जाकर कई बड़े काम किए हैं। और क्योंकि कोपले को उन सभी के बारे में काफ़ी कुछ पता था, इसलिए एंडी उसे ऑर्डर देती है कि अब से वो उन सभी के लिए काम करेगा। कोपले का काम होगा उन सभी वॉरियर्स के लिए काम ढूंढना और काम खत्म होने के बाद उन सभी के एग्जिस्टेंस के निशान मिटाना। बेसिकली कोपले का काम होगा इन सभी की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना। इसके बाद हमें 6 महीने बाद का पेरिस का सीन दिखाया जाता है और हम बुकर को देखते हैं जो नशे की हालत में अपने घर वापस आया होता है। बुकर अपने कमरे में जैसे ही एंटर करता है, उसे क्विन दिखती है और मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। मूवी के एंडिंग सीन को देख के लगता है कि इसके आगे भी सीक्वल्स बनेंगे। तो ये था आज का एक्सप्लेनेशन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए मैं निकलता हूँ। गुड बाय।